Hello bachcho, let's see the question. The question is which one is false? So here four statements are given. Let's read them. First is glucose and galactose act as inducers for lac-operon. Second statement is the presence of introns in split gene is reminiscent of antiquity and the process of splicing represents the dominance of RNA world. Third is in eukaryotes, DNA, information from DNA is carried to hnRNA, which then forms the mRNA. And the fourth option is regulation of lac-operon by repressor is referred to as negative regulation. Lac or lactose operon is under positive regulation as well. तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव और फॉल्स वाली स्टेटमेंट जो यहाँ पे ट्रू नहीं है उसको यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से ऑप्शंस लिए गए हैं. तो हमें मोलिकुलर बायोलॉजी की और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और वी कैन से मोलिकुलर बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए कि मोलिकुलर बायोलॉजी में जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में कि रेप्लिकेशन, लाc-operon, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमें मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक्स अबाउट द मोलिकुलर बायोलॉजी. तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करता है lac-operon में. तो हमें पता है कि lac-operon की बात करें तो lac वर्ड यहाँ पे लैक्टोज के लिए है. तो lac-operon इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. इट इज अ स्ट्रेच और सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करता है. तो इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटरी यूनिट और इसके अंदर डिफरेंट जीन्स होते हैं. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट रीजन्स और जीन्स, और ये जीन्स मिलके एक यूनिट की तरह काम करते हैं, रेगुलेटरी यूनिट की तरह, विच इज फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. तो इट इज फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज. तो हमें पता होना चाहिए कि जो लैक्टोज की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए अगर lac-operon का स्ट्रक्चर हम बनाए तो ये डिफरेंट रीजन्स इसमें प्रेजेंट होंगे. इसमें एक प्रोमोटर रीजन होगा, एक आई जीन होगा, ये डीएनए का स्ट्रेच है. यहाँ पे एक प्रोमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, एंड देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स नेम्ड एज Z, Y एंड E. तो ये पूरा एक lac-operon का स्ट्रक्चर है. अब ये ओपेरोन अगर हम देखें कि ऑन कब होता है, सो दिस ओपेरोन इज और गेट स्विच्ड ऑन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. तो इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज होता क्या है कि ये ऑन हो जाएगा. ऑन होने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है Z, Y एंड A दे विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स. तो ऐसा होगा कैसे कि जो आई जीन है इट विल फॉर्म mRNA बाय ट्रांसक्रिप्शन and this RNA will produce a protein, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन. तो ये रिप्रेसर है. अब अगर लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करता है, इट बाइंड्स विद द ऑपरेटर, और प्रोमोटर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता, प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से RNA का सिंथेसिस नहीं हो पाता फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन. बट इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज होगा. तो लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होता है, से दिस इज लैक्टोज. तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज बाइंड्स विद द रिप्रेसर. अब ये बाइंडिंग इस तरह से होगी, नाउ दिस रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर. अब जब ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा. तो दिस इज एंजाइम RNA पॉलीमरेज, और ये RNA पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा. सो हियर इट विल फॉर्म द RNA. तो यहाँ पे RNA बनेगा mRNA विच इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, और ये mRNA फिर 3 एंजाइम्स बनाएगा. Z जीन वाला जो mRNA है इट विल फॉर्म द बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा ये एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. जबकि जो Y जीन वाला एंजाइम है दैट विल फॉर्म द बीटा परमिएज, और जो A जीन वाला एंजाइम है इट विल फॉर्म द ट्रांस एसिटाइलेज.
सो आप देख रहे हैं कि ये कब एक्टिवेट हुआ. सो इट इज एक्टिवेटेड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम. तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये ओपेरोन ऑन हो रहा है. तो लैक्टोज यहाँ पे काम कर रहा है इंड्यूसर का. इंड्यूसर वो सब्सटेंस है केमिकल जो कि इस ओपेरोन को ऑन कर देगा. तो हियर द लैक्टोज इज द इंड्यूसर, नोट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो पहली स्टेटमेंट ही गलत है. तो हमें अपना राइट आंसर तो मिल गया है क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी थी. तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. नाउ लेट्स सी द अदर स्टेटमेंट्स. सो बी स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन स्प्लिट जीन. तो पहले बात करते हैं स्प्लिट जीन क्या है. सो स्प्लिट जीन्स है कि आप देखते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर ये जीन है, दिस इज द जीन. तो इस जीन के अंदर ये एक पर्टिकुलर जीन है जो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है से, तो इसकी सीक्वेंस होती है. बट यहाँ पे बीच बीच में कुछ रीजंस ऐसे होंगे जो नॉन कोडिंग है. ये पूरा एक जीन है, ये कोडिंग रीजन है, इसको हम कहेंगे एक्सोन. ये भी कोडिंग रीजन है जिसको हम एक्सोन कहेंगे, जो किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे. लेकिन जो ये वाला रीजन है ये नॉन कोडिंग रीजन है एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रोन. सो प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन, अगर एक जीन के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि ये पूरा जीन स्प्लिट फॉर्म में, ये यहाँ से यहाँ तक एक जीन था, इसमें जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं दे आर द एक्सोन्स, जबकि जो बीच में नॉन कोडिंग रीजन है दैट इज द इंट्रॉन. तो ये क्या दिखाता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए अकर्स फ्रॉम द डीएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये स्प्लिट जीन्स भी ट्रांसक्राइब होते हैं. मीन्स जो ये आरएनए बनेगा इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. और इसके अंदर ट्रांस ये रीजन भी रहेगा, दिस इज इंट्रोन, और ये रीजन है एक्सोन एंड दिस रीजन इज एक्सोन. तो इंट्रोन्स आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट होंगे. और अब आरएनए के अंदर होगी स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग के दौरान इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और एक्सोन बच जाएंगे, इनको डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ा जाएगा. तो ये इंट्रॉन हो गए अलग. तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स जुड़ेंगे स्प्लाइसोसोम्स, वो इस इंट्रॉन को अलग कर देंगे एंड एक्सोन बाइंड करके ये फंक्शनल एमआरएनए की फॉर्मेशन करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि जो स्प्लाइसिंग है वो कहाँ हो रही है, स्प्लाइसिंग आरएनए में हो रही है ना कि डीएनए में. तो स्प्लाइसिंग अकर्स इन द आरएनए, एचएनआरएनए में. तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द एंटिक्विटी, मींस ये एंशियंटनेस प्रोवाइड कर रही है कि डीएनए फिर आरएनए. बल्कि हुआ कैसे था कि स्प्लिट जीन्स आरएनए में भी प्रेजेंट है, तो जो हमारी स्प्लाइसिंग मशीनरी है वो आरएनए के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना कि डीएनए के कारण. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज आरएनए. तो जितनी भी मशीनरी है मींस आरएनए ही, आप देखते हैं कि आरएनए ही डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में, क्योंकि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता, पहले ये आरएनए बनाता है. तो प्रोटीन फॉर्मेशन की मशीनरी भी आरएनए के अराउंड घूमती है. जो स्प्लाइसिंग वाली मशीनरी है वो भी आरएनए के अराउंड घूमती है. वरना ऐसा भी तो हो सकता था कि इंट्रॉन्स डीएनए से ही डिलीट कर दिए जाते, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज आरएनए. इसीलिए जो आरएनए है उसी के अराउंड हमारी जेनेटिक मशीनरी घूमती है. तो ये कहता है कि इंट्रॉन्स का प्रेजेंट होना स्प्लिट जीन्स में, जो कि आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट है, ये एंशियंटनेस का एक सबूत है हमारे पास. और ये रिप्रेजेंट करता है कि आरएनए वर्ल्ड, एक टाइम ऐसा था जब आरएनए था, बट ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ आरएनए बाद में डीएनए की फॉर्मेशन हुई. सो ये भी ठीक बात है. सो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. थर्ड स्टेट में कहा है कि यूकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए, एज आई टोल्ड कि ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, बट दिस आरएनए इज नॉट फंक्शनल येट, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करना बाकी है. तो ये जो आरएनए बनेगा दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. अब इसमें से इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा, इसके ऊपर एक कैप रीजन बाइंड किया जाएगा 5 प्राइम एंड पे, और 3 प्राइम एंड पे टेल ऐड की जाएगी. तो जब इस पे कैपिंग हो जाएगी, टेलिंग हो जाएगी और स्प्लाइसिंग हो जाएगी, तब हम इसे एक फंक्शनल एमआरएनए कहना शुरू करेंगे. तो पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा, उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आएंगे सच एज स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग, और फिर एक फंक्शनल एमआरएनए बनेगा. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है.
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की, डी स्टेटमेंट की, जो क्या कहती है कि रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। सो दिस इज ट्रू एज आई टोल्ड कि जो रिप्रेसर है, यहाँ पे हमने लेकोपेरोन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने देखा कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट ना हो, सो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज होता क्या है कि जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन के साथ। सो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है, बाइंड्स विद प्रोटीन, सॉरी ऑपरेटर, और ऑपरेटर पे बाइंड करता है, तो जिससे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं कर पाता प्रोमोटर पे, एंड जो ट्रांसक्रिप्शन है स्ट्रक्चरल जीन्स का वो ऑफ हो जाता है। तो क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, इस ओपेरोन को ऑफ कर रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेसर नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है लेकोपेरोन को। बट लेकोपेरोन इज अंडर द पॉजिटिव कंट्रोल एज वेल। ये बियॉन्ड आवर सिलेबस है, बट ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हमारे सेल के अंदर, सॉरी बैक्टीरियल सेल के पास ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, तो व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज लेस, तो यहाँ पे आप इसको समझने के लिए कर सकते हैं कि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन सेल के पास है कम, तो उस कंडीशन में सेल के अंदर एक केमिकल होता है CAMP, साइक्लिक AMP, उसकी कंसेंट्रेशन हो जाती है हाई। सो व्हेन जो बैक्टीरिया है उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ग्लूकोज का लेवल है कम, तो सेल के अंदर CAMP एक कंपाउंड है साइक्लिक AMP, उसका लेवल हो जाता है हाई। ये दोनों चलते हैं। अब ये CAMP बाइंड करता है एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है CRP। ये एक प्रोटीन है जिस साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन बोलेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करता है ओपेरोन पे नियर द प्रोमोटर। तो नियर प्रोमोटर ये जाके बाइंड करेगा, इट मींस ये जो प्रोमोटर रीजन है इसके आसपास, और ये ओपेरोन के अंदर बाइंडिंग करा देता है, और जिसकी वजह से पॉलीमरेज जाके बाइंड कर जाएगा, पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज बाइंड विद प्रोमोटर, और प्रोमोटर के साथ पॉलीमरेज की बाइंडिंग स्ट्रोंग हो जाएगी, और जब पॉलीमरेज जाके यहाँ बाइंड करेगा RNA प्रोमोटर पे, तो ये ओपेरोन ऑन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये CAMP प्लस CRP, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जाके प्रोमोटर पे बाइंड करते हैं, और ये पॉलीमरेज के साथ प्रोमोटर की एफिनिटी को बढ़ा के इसको ऑन करते हैं। तो अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखें तो ये एक पॉजिटिव कंट्रोल है, तो हम कह सकते हैं कि रिप्रेसर का कॉन्सेप्ट देखें तो नेगेटिव कंट्रोल, जबकि ये वाला कॉन्सेप्ट देखें तो ये पॉजिटिव कंट्रोल है, तो ये भी सही है। तो अब हम देख रहे हैं कि चारों स्टेटमेंट्स में से जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन ए, तो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करनी थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.